तो चलिए, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th में कुछ पैटर्न में चेंजिंग हुआ है, तो आज बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, पहले नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए, ये पूरा चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे, तो ध्यान रखिए। और एकदम जीरो लेवल से आप लोग को यहाँ पर पढ़ाएंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर में आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए, पहले क्या होता है, सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब यह होता है कि जब एक सेल किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, सारा का सारा फंक्शनिंग खुद पे खुद कर लेगा, तो उसको कहेंगे फंडामेंटल। और एक छोटा सा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिट। और पूरा लाइफ का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सारा के सारा काम कर सकते हैं, इसलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक स्टोरी में बताया गया है, नया एनसीईआरटी बुक के जो रिसर्च करने के दौरान ये पता चला है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ये कंबाइंड करता है। क्या बोले? स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं। क्या बताएं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण वो लिविंग फॉर्म में बदल जाते हैं। क्या बोले कि सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण ये लिविंग फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सारा जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारा चीज जब जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट चेंजिंग के कारण वो लिविंग फॉर्म में बदलते हैं। तो चलिए, अब क्या होता है कि ये कब बदलते हैं? वाटर पोल में। वाटर पोल में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, और इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण वो लिविंग फॉर्म में बदलते हैं। चलिए, एक बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में एक वैली है जिस वैली का नाम है पूगा वैली। लद्दाख में एक वैली है जिस वैली का नाम है पूगा वैली। अब पूगा वैली में क्या होता है भाई? हॉट स्प्रिंग। अब यहां पर बात करेंगे हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। तो लद्दाख में एक वैली है जिस वैली का नाम आप लोगों को क्या बताएं? पूगा वैली। इसमें क्या होता है? हॉट स्प्रिंग। अब यहां पर क्वेश्चनिंग आता है, सर हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या है? हॉट स्प्रिंग इसको कहेंगे जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स यहां पर बता रहे हैं कि ये जो लद्दाख में पूगा वैली है, यहां पर क्या हॉट स्प्रिंग में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर वहां में होता है। दैट मीन्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, जब आप लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस था, और अभी भी वो कंडीशन में पूगा वैली में अभी भी वो चीज है। अब यहां पर ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सरवाइव कर लेते हैं। तो उस टाइप का बैक्टीरिया को क्या कहेंगे भाई? थर्मोफिलिस। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और फिलिस का मतलब क्या होता है? लविंग। ऐसा बैक्टीरिया जो हीट को प्यार करते हैं, तो उस टाइप का बैक्टीरिया को क्या कहेंगे भाई? थर्मोफिलिस, जो कि हीट को प्यार करता है। अब इसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिस। थर्मल एक्वाटिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि थर्मोफिलिस है बैक्टीरिया, जो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये सरवाइव
कर जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये काम कर जाएंगे। अब यहां पर बताते हैं, एक फेमस साइंटिस्ट थे जो बिरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये कहां पर है? लखनऊ में है। गॉट इट। अब बिरबल साइनी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन पोलियो बॉटनी। इसका मतलब क्या था? पोलियो का मतलब होता है भाई एंशिएंट या फिर ओल्ड, और बॉटनी का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट। तो ये जो है बिरबल साइनी, ये क्या करते हैं भाई? ये पुराना जितने भी प्लांट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। और ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लोग का आने का संभावनाएं हैं कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पुराना, पैलियो साइंस का मतलब होता है एंशिएंट साइंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, और वो इंस्टीट्यूट कहां पर था? लखनऊ में था। और फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी का मतलब कौन है? तो यहां पर नाम होगा भाई बिरबल साइनी। गॉट इट। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई? वाटर जो होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करता है। क्या बताएं कि ऑस्मोसिस क्या होता है? जो वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करता है। और आप यहां पर इजीली देख पा रहे हैं कि वाटर का लेवल यहां पर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 है, और यहां पर क्या है? लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 है। लेकिन यहां पर जो ऑस्मोसिस हो रहा है, बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब यहां पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बात क्या है, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। सिलेक्टिवली ये मेम्ब्रेन उसी को सिलेक्ट करेगा जिसको वो परमिएबल मतलब अलाउ करेगा। तो यहां पर मेम्ब्रेन का जरूरत, ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई? मेम्ब्रेन का जरूरत होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जिसको सिलेक्ट होगा, जिसको अलाउ करेगा, वही ऑब्जेक्ट या वही मॉलिक्यूल्स वहां पर पास कर सकते हैं। तो यहां पर वाटर ऑस्मोसिस में क्या होगा भाई? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करेगा। तो यहां पर पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है। अब पॉइंट नंबर बी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और पॉइंट नंबर बी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पॉइंट नंबर ए में क्या होता है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और पॉइंट नंबर बी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये क्या करेगा? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा ऑस्मोसिस में। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन का। सेम कंडीशन होगा कि भाई यहां पर सॉलिड, गैस, बट यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपल डिफ्यूजन क्या भाई? या तो कोई सॉलिड का या तो गैस का एक्सचेंजिंग हो रहा है। यहां पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है, या रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? सोचिए कि सॉलिड का यहां पर क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा भाई? हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो ये गैसियस फॉर्म में हो गया। सपोज दैट अमाइनो एसिड का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर सोचिए कि ज्यादा है और इधर कम है, तो इधर से ये इधर की ओर मूव करेगा। मतलब डिफ्यूजन में भी क्या होता है भाई? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे कि सेल के ऊपर में एक खास तरह का लेयर होता है जिसको हम क्या कहेंगे भाई? मेम्ब्रेन। अब सेल का ऊपर का लेयर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल का अगर हम साइंटिफिक नेम का बात करेंगे तो क्या कहता है भाई? साइटो। गॉट इट। अब सेल का मेम्ब्रेन है तो इसको क्या कहेंगे भाई? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर में प्लाज्मा पार्ट होता है, तो प्लाज्मा को भी बॉन्डिंग करके रखते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का दूसरी नाम हम अगर कहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सर मेम्ब्रेन को दूसरी भाषा हम लोग लेमा भी कह सकते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी कैन से एज ए प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला नाम है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरी नाम है प्लाज्मा लेमा।
अब यहां पर बताते हैं, यही तो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल, अभी जो पढ़े हैं डिफ्यूजन में, यही सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये मेम्ब्रेन जिसको अलाउ करेगा वही पार कर सकते हैं, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकते हैं। अगर बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन इज एन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को जैसे पता है कि एक सेल, बहुत सारा सेल जब जुड़ेगा तो वहां पर क्या बनेगा भाई, टिश्यू। तो सोचिए कि यहां पर एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक तरह का सेल, ऐसा नहीं कि बोन सेल मसल सेल जोड़ देंगे तो टिश्यू बनेगा, नहीं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल का ग्रुप जो एक तरह का काम करेगा। हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कार्डियक सेल से जोड़ के क्या बनता है भाई, कार्डियक टिश्यू, एंड कार्डियक टिश्यू से जोड़ के बनता है हार्ट, जो ऑर्गन होता है। गॉट इट। तो यहां पर क्या होता है, a group of similar cell that performs a specific function, उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। तो मतलब एक तरह का सेल जब ग्रुपिंग में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, टिश्यू। अब यहां पर बात करते हैं कि ये बहुत सारा टिश्यू जब एक साथ कंबाइंड होगा तो बनाएगा ऑर्गन। तो सेल बहुत सारा सेल जुड़ा तो बना टिश्यू, और टिश्यू से बना ऑर्गन। अब ऑर्गन का अगर बात करेंगे तो यहां पर हार्ट आएगा, किडनी आएगा, लंग्स आएगा, स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारा क्या भाई, ऑर्गन है। अब एक ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन से बनेगा भाई ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या है, सिस्टम किसको कहेंगे, जहां पर बहुत सारा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारा के सारा अलग अलग ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाए हैं। तो बहुत सारा ऑर्गन जब एक साथ जुड़ेगा एक काम करने के लिए उसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा सिस्टम जब एक साथ कंबाइंड होगा तो फॉर्मेशन कराएगा ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पर बन गया ऑर्गेनिज्म। तो मेरे साथ रिपीट आप लोगों को करना है, सेल जुड़ेगा तो बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। मेरे अंदर में क्या है भाई, सारा के सारा ऑर्गन सिस्टम इंबेडेड है। ऑर्गन सिस्टम आया कहां से भाई, ऑर्गन से आया। ऑर्गन कहां से आया भाई, सेल से आया। और सेल कहां से आया भाई, वो जो स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदला, और एक एनवायरनमेंट चेंजिंग के कारण ये लिविंग कंपोनेंट में बदल गया, जिसको हम कहते हैं सेल। गॉट इट। अब चलिए यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर तीन तरह का सॉल्यूशन के बारे में आप लोग को बताएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर का कमी होगा, कहां पर, इनसाइड ए सेल। सोचिए कि ये सेल है, गॉट इट। ये सेल में क्या होगा भाई, H2O का कमी होगा, गॉट इट। वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब देखिए बाहर में अगर क्या है भाई, बाहर में क्या है, वाटर का मात्रा ज्यादा है, मतलब परसेंटेज क्या है भाई, वाटर का परसेंटेज जो है ये सेल का बाहर ज्यादा है। और अगर सेल के अंदर में वाटर का क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो यहां पर हाइपोटोनिक किसको कहेंगे भाई, जब सेल के अंदर में पानी का कमी होगा और सेल का बाहर में पानी का मात्रा ज्यादा होगा, इस टाइप का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, क्योंकि आप लोग को पता है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करेगा क्या, वाटर। अब देखिए सेल के अंदर में जब पानी का कमी होगा तो ये बाहर से सेल को अंदर तरफ आएगा वाटर, और यहां पर क्या कहा, सेल क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा।
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सिंपल भाषा में कहेंगे सेल के अंदर में पानी कमेगा और बाहर से पानी इसके अंदर में आएगा तो सेल क्या होगा भाई, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये फूल जाएगा। अधिकतर आप लोग बरसात में देखते हैं तो बरसात में क्या होता है, गर्मी के कारण पटरा जो होता है या कोई भी प्लाई वगैरह होता है वो गिरा रहता है, सूखा रहता है। जब भी बरसात में आते हैं तो धीरे 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 वो पानी सोखने लगते हैं और वो फूल जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं स्वेल अप हो जाते हैं। अब यहां पर बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है, इसी का ऑपोजिट कर दीजिए भाई। हाइपोटोनिक में क्या था, सेल के अंदर में वाटर कम था। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा भाई, तो सेल के अंदर में वाटर ज्यादा होगा और बाहर में भाई कम होगा। तो वाटर मोर इनसाइड सेल, सेल के अंदर में वाटर ज्यादा होगा एंड वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहां पर ठीक इसका ऑपोजिट हो रहा है, यहां पर आउटसाइड से इनसाइड सेल की और वाटर जा रहे थे, यहां पर क्या होगा भाई, वाटर क्या करेगा, ज्यादा सेल में है और इधर कम है तो ये अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। तो सेल के अंदर से अगर बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, इस टाइप का सॉल्यूशन को कहेंगे भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर एक खास सॉल्यूशन है जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेम वाटर आउटसाइड एंड इनसाइड। सर अगर सेल के अंदर में देखेंगे वहां पर भी वाटर का जो क्वांटिटी होता है और बाहर में जो वाटर का क्वांटिटी होता है दोनों सेम होता है, मतलब इक्वल। अब सर क्या होगा, ना बाहर का अंदर जाएगा ना अंदर का बाहर जाएगा, और जाएगा भी तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर क्वेश्चन है भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, स्वेल अप, मतलब सेल फूलेगा, बड़ा होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, सेल सिकुड़ जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल का मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट नो चेंज। अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, नो चेंज इन द शेप, सेल का शेप में एंड साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे हाइपोटोनिक का, तो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है सर, सेल में क्या होता है, स्वेलिंग हो जा रहा है, मतलब बड़ा हो जा रहा है। हाइपरटोनिक में क्या होगा भाई, सेल सिकुड़ जाएगा। और आइसोटोनिक में क्या होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं सेल की मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? आप लोग को बता दिए कि सेल मेम्ब्रेन कहां पर होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो सोचिए कि ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, मतलब ये मेम्ब्रेन को हम कट किए और ये वाला टुकड़ा को हम यहां पर सोचे कि लेके आए हैं। अब यहां पर क्या होगा भाई, ये फॉस्फेट होगा और ये क्या होगा भाई, लिपिड। गॉट इट? ये क्या होगा भाई, फॉस्फेट, और ये क्या होगा भाई, लिपिड। ठीक है, और बीच में क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है, कभी कभी अंदर में इंबेडेड होता है, कभी कभी ऊपर में होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड का क्या हो रहा है भाई, बाइलेयर। अब क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है, ये क्या भाई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, मतलब दो गो लेयर आपका दिख रहा है। और ये जो दो लेयर है ये किसका है भाई, फॉस्फो और लिपिड का बाइलेयर है, और बीच बीच में क्या होता है भाई, प्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन बनता है। अब यहां पर क्या होता है, प्रोटीन दो तरह का होता है, जो पूरा पूरी इंबेडेड होता है ऐसे, तो उसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर जो ऊपर में ही प्रोटीन रहता है, कुछ कुछ प्रोटीन, उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो देखिए यहां पर अगर ये सोचो कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, गॉट इट,
अब ये फॉस्फोलिपिड ये सोचिए कि प्रोटीन है, तो इसको कहेंगे इंट्रिंसिक, मतलब ये अंदर की तरफ है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन रहेगा ऊपर में ही रहेगा, उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब यहां पर आप लोग को समझना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको कहते हैं। सपोज दैट ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला फॉस्फेट और लिपिड का जो बाइलेयर है, ये क्या करता है, इधर है, ये इधर भी घूम सकता है, ये रोटेट भी कर सकता है। सपोज दैट ये ऐसे है, इस तरफ है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है, ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं, नीचे की ऊपर की आ सकते हैं। तो मूवमेंट ये अपना इंडिपेंडेंट है मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब क्या होता है कि यहां पर जो ये वाला हेड रीजन होता है और एक होता है टेल रीजन। क्या बताएं, यहां पर हेड और टेल रीजन होता है, गॉट इट। तो हेड रीजन को क्या कहेंगे भाई, तो ये पानी को प्यार करता है, और टेल जो होता है ये पानी को हेट करते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसका जो हेड रीजन है और टेल रीजन है, तो हेड रीजन को क्या कहेंगे भाई, हाइड्रो। हाइड्रो हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, हाइड्रो वर्ड करते हैं यूज वाटर के लिए, और यहां पर भी वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हाइड्रो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स क्या होता है भाई, लव। फिलिक मीन्स क्या होता है भाई, लविंग, मतलब जो पानी को पसंद करता है। तो ये क्या होगा, ये सारा क्या होगा भाई, हाइड्रोफिलिक होगा। और ये सारा क्या होगा भाई, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है भाई, हेटिंग। हेटिंग मतलब ये जो पोर्शन है, ये और ये पोर्शन है, ये पानी को हेट करते हैं, ठीक है। और ये जो दो है, ये पानी को लव करते हैं। मतलब हाइड्रोफोबिक जो पानी को पसंद करते हैं उसको क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोफिलिक, और जो पानी को नफरत करते हैं उसको कहेंगे भाई हाइड्रोफोबिक। गॉट इट, हाइड्रोफोबिक। अब यहां पर आते हैं, चलिए अब क्या करते हैं कि एक खास तरह का मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल में तो होगा बट एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। दैट मीन एनिमल सेल में ओनली वन मेम्ब्रेन मिलता है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगा और सेल वॉल भी होगा। तो ये जो सेल वॉल है ओनली इन अ प्लांट सेल, खाली प्लांट सेल में मिलेगा। अब सर यहां पर क्वेश्चन करता है, अधिकतर टीचर लोग यहां पर बताते हैं कि सर सेल वॉल होता है, लेकिन एक्चुअली सेल वॉल एनिमल्स में क्यों एब्सेंट होता है, प्लांट में क्यों प्रेजेंट होता है, इसके पीछे 2-4 पॉइंट हम बताएंगे। तो प्लांट जो होता है कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक पेड़ है वो अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकते हैं, एक ही जगह में रह सकते हैं। सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको तूफान से बचने के लिए बहुत तेजी से तूफान चल रहा है, या बहुत तेजी से हवा चल रहा है, या बहुत तेजी से विंड चल रहा है, या बहुत तेजी से पानी हो रहा है, तो यहां पर इसका क्या हो सकता है भाई, हिल सकता है, टूट सकता है। तो इसके मजबूती के लिए, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं भाई, ये सेल वॉल होते हैं। तो सेल वॉल क्या है भाई, एक रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं, किसको, एक ट्री को या प्लांट को, टू स्टैंड इन्वायरमेंट इन विंड एंड रेन। अब क्या होता है, दैट्स व्हाई दे हैव एन एडिशनल कवरिंग। ये एक एडिशनल कवरिंग है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग है आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड सेल वॉल। तो क्या होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर में सेल वॉल होगा। तो आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन के अगर बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर इन ए प्लांट सेल तो होगा सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर इन ए एनिमल सेल तो होगा भाई सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन कहां पर होता है, अंदर में होता है, और सेल वॉल बाहर में होता है। इसीलिए लिखा है कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में और एक कवरिंग होता है, जिस कवरिंग का नाम है सेल वॉल। अब यहां पर बात करेंगे एक्चुअली सेल वॉल किस चीज से बनते हैं। तो सेल वॉल जो बनेगा इज मेड अप ऑफ अलग अलग चीजों से बनते हैं।
तो प्लांट का अगर बात करेंगे तो प्लांट का जो सेल वॉल बनते हैं ये सेलुलोज से बनते हैं। अब सेलुलोज क्या है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब सेलुलोज क्या से बनता है भाई, ग्लूकोज से बनता है। तो ये ग्लूकोज एक मैक्रो मॉलिक्यूल से, हायर क्लासेस में आप लोग को पता चलेगा ये मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, या आप लोग मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। गॉट इट। अब यहां पर बताते हैं, इसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। अब ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, बट कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, ये एक है तो इसको मोनोसेक्राइड कहेंगे, ठीक है। और दो है कि इसको ओलिगो, ग्लूकोज 1 से लेके 2 से लेके 9 तक उसको ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट है उसको पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अब यहां पर क्वेश्चनिंग आता है कि सर एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से कंबाइन करेगा, फिर तीसरे फिर चौथा ग्लूकोज से कंबाइन करेगा, तो एक मोनोसेक्राइड जब बहुत सारा मोनोसेक्राइड जब एक साथ जुड़ेगा तो यहां पर बॉन्ड का यूज होगा, और उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ेगा, मतलब बहुत सारा मोनोसेक्राइड जुड़ेगा बाय दी बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ एन ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए अब फंगस का बात करेंगे, तो फंगस का जो सेल वॉल बनते हैं वो काइटिन से बनते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लांट का सेल वॉल किससे बनेगा भाई, सेलुलोज। सेलुलोज किससे बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये फंगस का सेल वॉल किससे बनते हैं भाई, काइटिन से बनते हैं। और बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बनता है भाई, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 को पॉइंट याद रखना है। अगर बोलेगा प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है भाई, तो सेलुलोज, और एक होता है हेमिसेलुलोज और पिक्टिन, ठीक है। और फंगस किसका बनता है भाई सेल वॉल, काइटिन का। और बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है भाई पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब यहां पर आता है प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस में एक्चुअली अगर शॉर्ट में बात करेंगे तो सोचिए कि प्लांट सेल का अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होता है भाई सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है भाई वैक्यूल। और ये कौन सा वैक्यूल है आप लोग को पता है, वैक्यूल्स का काम क्या है भाई, स्टोरेज करने का। अब ये वैक्यूल्स क्या है भाई, वाटर वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, ये वाटर वैक्यूल है। अब क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम डालेंगे तो वहां पर क्या होगा भाई, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है ना, हाइपरटोनिक अभी बताए हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर अंदर में क्या होगा, जहां पर अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा और बाहर में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा भाई, कम होगा। तो गैर सी बात है भाई, यहां से वाटर क्या होगा, रिमूव होके बाहर तरफ आएगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जब वाटर बाहर तरफ आने लगेंगे, वाटर जब बाहर तरफ आने लगेंगे तो ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल जैसे कि वैसे ही रहेगा। उसके अंदर में जो होता है सेल मेम्ब्रेन ये सिकुड़ जाता है और वैक्यूल्स भी छोटा हो जाता है, लेकिन सेल वॉल के कारण उसका स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अंदर से अगर बात करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये कंडीशन में आ जाएगा। देखिए बड़ा है, लेकिन ये जब कहीं ना कहीं H2O बाहर निकलने लगा तो सेल मेम्ब्रेन भी सिकुड़ गया और ये वैक्यूल्स भी सिकुड़ गया। मतलब यहां पर बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब वहां पर एनिमल सेल में अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल में ऐसा कोई रिजिड मेम्ब्रेन होता नहीं है। तो जब यहां पर प्लाज्मोलाइसिस होगा तो ऑटोमेटिकली इसको हम आइडेंटिफाई कर सिकुड़ जाएगा। गॉट इट। तो इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। अब क्या होता है, सेल का साइटोस्केलेटन, ये किस चीज से बनता है भाई, प्रोटीन।
ये न्यूक्लियस के बाहर में एक नेटवर्किंग होता है जो कि इंटरनली सपोर्ट देता है, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा भाई स्केलेटन सिस्टम। सेल के अंदर में स्केलेटन सिस्टम जो कि प्रोटीन से बनते हैं वो क्या होता है भाई साइटोस्केलेटन। और बीच में आप लोग को पता होता है भाई न्यूक्लियस होता है। अब इंक्लूजन बॉडी किसको कहेंगे भाई? ऐसा बॉडी जहां पर स्टोरेज का काम होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनलीज, हम आप लोग बोलते हैं बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन किसको कहें? बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन है उसको बॉडी ऑर्गन कहेंगे। तो सेल के अंदर में अगर ऑर्गन है तो उसको सेल ऑर्गन कहेंगे, और बहुत सारा ऑर्गन होगा सेल ऑर्गेनलीज। तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी apparatus होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा एंड वैक्यूल्स होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए अब यहां पर आते हैं न्यूक्लियस। तो आप लोग को पता है कि सेल के सेंटर में होता है भाई न्यूक्लियस। एक्चुअली सेल के सेंटर में कहते हैं, लेकिन ये फ्लोट होते रहता है। तो एनसीईआरटी बुक में सेंटर लिखा है तो आपको सेंटर में ही पढ़ना है, बट इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होगा, ये न्यूक्लियस क्या होगा भाई? डबल मेम्ब्रेन से बनेगा। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन हो वो डबल मेम्ब्रेनस होगा। इसको न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियर इनवेलप होगा। अब ये न्यूक्लियस के इनवेलप, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होगा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस मोड में होगा। सोचिए ये एक मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर इनवेलप है, ये बाई मेम्ब्रेन है, बाई लेयर है, ठीक है? अब क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन या इनवेलप के बीच बीच में क्या होता है भाई? एक पोर होता है, मतलब छेद होता है। उस पोर का नाम है, किसमें पोर है भाई? न्यूक्लियस में पोर है, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। गॉट इट? तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे सेल में कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होता है, लेकिन न्यूक्लियस में कोई कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होता, या कंटिन्यूअस इनवेलप नहीं होता है। बीच बीच में क्या होता है भाई? पोर होता है। उस पोर को क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियर पोर। गॉट इट? अब यहां पर आप लोग को बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर में, सोचो कि ये एक प्रोटोप्लाज्म है। गॉट इट? ये एक प्रोटोप्लाज्म है। अब बीच में क्या भाई? बीच में आपका है भाई न्यूक्लियस। तो ये सोचिए कि न्यूक्लियस है। अब प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट कर देंगे। अगर सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म है, तो सेल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस प्लाज्म को कहेंगे भाई साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर में जो प्लाज्म है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म से ही दो चीज बांटते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे साइटोप्लाज्म और एक को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर में जो प्लाज्मा पार्ट रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और सेल के अंदर में जो प्लाज्मा पार्ट रहेगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब पोर हो गया। यहां पर एक डेंस बॉडी होता है। क्या होता है भाई? एक टफ डेंस बॉडी होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस में क्या होता है भाई? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इसको कहते हैं, या फिर डीएनए। अब यहां पर क्या होता है? आफ्टर द कंडीशन, ये एक डीएनए है। ये डीएनए जब क्या होगा भाई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये कंडेंस हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्रोमेटिन। तो अधिकतर एनसीईआरटी बुक में लिखता है, क्या लिखेगा भाई? कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। नहीं सर, ये क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन जब कॉइलिंग करके कंडेंस फॉर्म आएगा तब उसको क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये डीएनए जब लपटेगा, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको कहेंगे भाई क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन क्या होगा भाई? कॉइलिंग करेगा। यही क्रोमेटिन क्या करेगा भाई? कॉइलिंग करेगा। और यही जब क्रोमेटिन कॉइलिंग कर जाएगा उसको कहेंगे भाई क्रोमोसोम। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अधिकतर बच्चे लोग बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस इज नोन एज ए क्रोमोसोम। तो उसको क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन क्या होगा भाई? हाईली कंडेंस होगा, स्प्रिंग की तरह कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, तब उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम।
गॉट इट। अब ये न्यूक्लियस के अंदर में आप लोग को पता है डीएनए इज एन जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को क्या कहते हैं भाई? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जहां पर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? CnH2nOn। नंबर ऑफ कार्बन कितना भाई? पेंटो शुगर है 5, तो C5H10O5। लेकिन ये राइबो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला है, यहां से सेकंड नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन को उड़ा देंगे तो बनेगा H10O4C5। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का क्या है? फॉर्मूला है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली होता कहां पर है तो आप लोग को दिखाएंगे। सोचे कि ये न्यूक्लियस का हम बोले थे ना कि ये अनकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन या एनवेलप होगा, यहां पर भी डबल मेम्ब्रेन होगा, और जहां पर गैप हो रहा है उसको क्या कहें? न्यूक्लियर पोर। और इस पोर से एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से आ रहे हैं भाई? इंटरनल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर पोर से आ रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहां पर बात करेंगे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं। ER विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू SERNRER। SER को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER को कहेंगे भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है भाई, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं, और ER विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू टाइप्स, जिसको RER कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर क्वेश्चनिंग आ रहा है भाई ये रफ क्यों बना और ये स्मूथ क्यों बना? तो देखिए यहां पर छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स मिल रहा है। ये ग्रेन्यूल्स क्या है? राइबोसोम है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक खास तरह का ग्रेन्यूल्स मिलेगा, किस ग्रेन्यूल्स? राइबोसोम, तो उसको कहेंगे भाई राइबोसोम के कारण ये रफ बन रहे हैं। तो राइबोसोम, अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, प्रेजेंट है राइबोसोम, उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करता है? राइबोसोम क्या करते हैं भाई? प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं भाई? प्रोटीन। तो दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, ग्रेन्यूल का एब्सेंट होता है, यहां पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। और राइबोसोम एब्सेंट होने के कारण ये फैट का सिंथेसिस करते हैं। दैट्स व्हाई, या फिर हम वो कहते हैं लिपिड फॉर्मेशन, या फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करवाते हैं। सो सोचिए कि यहां पर कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा भाई? यहां पर होगा फैट का फॉर्मेशन, और यहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन। दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं भाई? प्रोटीन का फैक्ट्री। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे भाई? फैट का फैक्ट्री। तो चलिए ये आज हम खत्म कर रहे हैं, और ये 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो थैंक यू।